हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था पूरा सिक्किम के बारे में। आज सिक्किम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज इसकी पॉलिटिकल चीज़ें क्या क्या हैं सिक्किम में उन चीज़ों को देखेंगे। और भौगोलिक दृष्टि से सिक्किम में कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, संस्कृति से संबंधित उन सभी मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्किप ना करें वीडियो, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिक्किम में जो राज्य बना सिक्किम भारत का वो कब बना। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग, भारत का राज्य बना। कब बना? 1975 में। 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बना। भारत ने 1947 में स्वाधीनता हासिल की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनके नेतृत्व में, हम जानते हैं जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको तो मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से रियासतों को एक साथ किया था, किस तरीके से रियासतों का विलय किया गया था भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया था, ये बात हम जानते हैं। तो इस विलय के बाद इसी का एक हिस्सा था सिक्किम, जो बना था 1975 में। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि सिक्किम का विलय किस तरीके से हुआ था, तो यह हुआ था जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की थी, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का 36वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ये लाइन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आप कोई भी एग्ज़ाम का उठा के देख लीजिए, ज़रूर पूछा गया है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना, कौन सा राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत बना। तो 36वां संविधान संशोधन और 22वां राज्य बना। यह 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन 299 और 11 के मत से इसे पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश जो था उसका शासन समाप्त हो गया। इस पैराग्राफ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कौन सा राज्य बना, किस संविधान संशोधन के तहत बना और कौन से राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। तो राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर लेना और चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं अब आगे। वर्ष 2002 में चीन को एक बड़ी लज्जा का सामना तब करना पड़ा जब 17वें कारमापा उर्गे तिल्लेदोरजी, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी। क्या घोषित कर चुकी थी? कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं इन्हें एक लामा घोषित कर चुकी थी। यह एक नाटकीय अंदाज में तिब्बत से भागकर कहाँ छुप गए? सिक्किम के एक मठ में, रुमतेक मठ में जाकर वहां पर ये पहुंच गए थे। अब चीनी अधिकारी अगर इसका विरोध करते, इस धर्म संकट में वो फंस गए कि अगर हम इस बात का विरोध करते हैं तो भारत सरकार से ये बात हमें स्पष्ट हो जाएगी और इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत का सिक्किम जो है एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी वजह से भारत से विरोध करने में अर्थ निकल रहा था चीनी का कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीन है अपना पड़ोसी देश है, इसकी हमेशा नीतियां विस्तारवादी रही हैं और दूसरा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी नीतियां हमेशा आतंकवाद की ही रही हैं। तो दोनों देश कहीं ना कहीं से भारत के लिए हमेशा एक मुसीबत ही खड़ी करते रहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो आज भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है और आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत सरकार उसका जवाब देती है, भारत की सेना जवाब देती है, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों से मान नहीं रहा है। तो अब इस बात को उसके लग रहा था कि अगर मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जो लामा है वहाँ पहुँच चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिक्किम क्या दूसरा है, मतलब सिक्किम इसका मतलब दूसरे देश का हिस्सा हो गया। चीनी सरकार को भी अभी तक सिक्किम पर औपचारिक स्थिति
यही थी कि वह सिक्किम को एक राजतंत्र राज्य है, उसको लग रहा था कि एक राजतंत्र का राज्य है जिस पर भारत ने अतिक्रमण कर रखा है, मतलब वो अभिन्न अंग बन गया था। उसके बाद भी चीन क्या सोच रहा था कि यह एक ऐसा राज्य है जो एक राजतंत्र है, जहाँ पर स्वतंत्र एक राज्य है और इसके साथ जो भारत सरकार कर रही है वो जबरदस्ती इस पर अतिक्रमण कर रही है। चीन ने अंततः सिक्किम को 2003 में भारत के एक राज्य के रूप में स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया इसने सिक्किम को? 2003 में इसने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, सिक्किम भारत का राज्य है। अब जिसके बदले देखिए क्या हुआ, इसके बदले भारत चीन संबंधों में कड़वाहट कुछ कम हुई, लेकिन इसके बदले क्या करना पड़ा? भारत को तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग स्वीकार करना पड़ा। तिब्बत किसके हिस्से में चला गया? ये चला गया चाइना के हिस्से में, और इसको भारत को मानना पड़ा। भारत और चीन के बीच हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौते के तहत चीन ने एक औपचारिक मानचित्र जारी किया जिसमें सिक्किम को स्पष्ट रूप से भारत में और भारत की सीमा रेखा के भीतर दिखाया, मतलब उसे स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि यह जो सिक्किम है वो भारत के अंदर है, मतलब भारत का अभिन्न अंग है। इस समझौते पर चीन के प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वेन जियाबाओ, और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किया। 6 जुलाई 2006 को हिमालय के नाथुला दर्रे को सीमावर्ती व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे यह संकेत मिला कि कई क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सौहार्द भाव उत्पन्न होगा, मतलब कुछ आवागमन अगर इस तरीके से होगा तो कुछ अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, स्पेशली चीन के मामले में। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखने वाली है कि कब ऐसा हुआ, किसने उस पर हस्ताक्षर किए? मनमोहन सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं इसके भूगोल के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आकार जो है वो अंगूठे के आकार का है। सिक्किम एक क्या है? पूरा पर्वतीय क्षेत्र है और इसका आकार जो है वो एक अंगूठे की तरह है। कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ये आप हमें बताएंगे कि भारत में इसकी क्या स्थिति है या पूरे विश्व में कंचनजंगा की क्या स्थिति है, कमेंट में प्लीज बताइएगा। प्रदेश का अधिकतर हिस्सा खेती के लिए अनुपयुक्त है, मतलब खेती के लायक नहीं है, फिर भी इसके बावजूद भी क्या है? सीढ़ीदार खेती यहाँ पर करी जाती है, मतलब कोई ढलान में खेती को बदला जाता है। सीढ़ीदार जो खेतियाँ होती है ऐसे बना के हल्का हल्का सन को रोप के किया जाता है और पहाड़ी तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। देखिए, बर्फ से निकली कुछ धाराएं मौजूद होने की वजह से सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम में नदी घाटियाँ बन गई हैं। अब ये धाराएं निकलकर तीस्ता जो नदी है और रंगीत बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तीस्ता और रंगीत। तीस्ता को क्या कहते हैं? सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जहाँ पर भी नोट्स लिख रहे हो लिखते जाएं ये पॉइंट, क्योंकि ये बार बार आप पूरा सिक्किम के बारे में नहीं देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप उनको लिखते जाएं। तो तीस्ता सिक्किम की जीवन रेखा भी कही जाती है। यह सिक्किम के उत्तर से दक्षिण बहती है। कहाँ से बहती है? सिक्किम के उत्तर से लेकर दक्षिण में ये बहती है। सिक्किम में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रित है। यहाँ पर मेन में क्या है? हिंदू और बौद्ध धर्म मिश्रित है। अधिकांश स्थानों पर बौद्ध उत्सव जैसे द्रुकप्रेसी, पांगलुबसोल, सागादाव, लासोंग और दासेन का व्यापक रूप से त्यौहार जो है यहाँ पर मनाए जाते हैं। जो उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं। कई बार इन्हीं में से अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में स्पेशली, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से यूपीएससी में जरूर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और वो स्टेटमेंट में होते हैं, इसलिए आप उनको 6-7 क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है या नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें जल्दी लर्न नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि यहाँ की जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप लिखते चलें। हिमालय से प्रसिद्ध बाजरा बियर पीने से त्योहारों और शादी जैसे विशेष अवसरों के लिए उत्सव का संकेत मिलता है। अब यहाँ पर गर्म पानी के झरने भी मिलते हैं। देखते हैं, गर्म पानी के झरने अनेक हैं जो अपनी मतलब जो रोग होते हैं उनको कम करते हैं, उनकी जो बीमारियाँ होती हैं उनको ख़त्म करते हैं, उसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी के झरने फुरचाऊ, थुमयांग, बोरांग, रालांगू,
तरमुज और यूमी सामडोंग है। अब इनमें से अगर कोई भी आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है तो अगर आपने इनको जब तक अच्छे से समझा नहीं होगा, जब तक अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या मैं यूं कहूं कि आपने कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार इन्हें रिवाइज नहीं किया होगा, आप ये नाम याद नहीं रख पाएंगे और आप भूल जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ऑप्शन आपको दिखेगा तब आप ऑप्शन में जाकर वो क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, नहीं होने वाला है ऐसा। तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से लिखने की आवश्यकता है और 5 से 7 बार इनको रिवाइज करिए। फिर आपको इनकी ट्रिक बनाइए कि यहाँ पर ये है और दूसरे राज्य में ये हैं, फिर धीमे धीमे आपको वो याद होने लगेंगे। तो मैं फिर से एक बार इनका नाम रिवीजन करा देती हूँ आपको। फुरचाचू, थुबियांग, बोरांग, रालांग, तरमचू और यूमी सामडोंग। इन सभी झरनों में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। देखिए ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। और ये नदी के किनारे स्थित हैं। इन गर्म पानी के झरनों का जो औसत तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 50 डिग्री सेल्सियस, देखिए कितना ज़्यादा तापमान है। यहाँ का मौसम, जहाँ दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध है तो वहीं टुंड्रा प्रदेश के मौसम की तरह भी है। यद्यपि सिक्किम के अधिकांश आवासित क्षेत्र में मौसम समशीतोष्ण रहता है, वहाँ पर तापमान कम ही 28 डिग्री से ऊपर नहीं जाता और ना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी नीचे जाता है। तो मॉडरेट रहता है। 28 डिग्री टेम्परेचर बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर क्या है, गर्मी नहीं पड़ती है। सिक्किम में अगर ऋतुओं की बात करें तो 5 ऋतुएं होती हैं। देखिए, सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़ और वर्षा, जो जून और सितंबर के बीच में आती है। मानसून के महीने में प्रदेश में भारी बारिश होती है और यहाँ पर काफ़ी भूस्खलन भी होता है। जब बारिश होगी बहुत ज़्यादा और पहाड़ी एरिया है तो भूस्खलन स्वाभाविक है। अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो 11 दिन लगातार बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सिक्किम में अगर जनपदों की बात करें तो 4 जनपद हैं। प्रत्येक जनपद को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिलाधिकारी देखता है। चीन की सीमा से लगे होने के कारण अधिकतर क्षेत्रों में भारतीय सेनाओं का बाहुल्य दिखाई पड़ता है। कई क्षेत्रों में तो प्रवेश निषेध है और वहां पर घूमने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। सिक्किम की अगर बात करें तो इसमें कुल 8 कस्बे और 9 उप विभाग हैं। जीवों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जीव, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली मैं बता रही हूँ यूपीएससी में। तो देखिए पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कौन कौन से जीव हैं जो सिक्किम में या फिर कहाँ के हैं, उत्तर पूर्वी जो भारत है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो अगर आपको दिखते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। जैसे हिमालयी काला भालू, पहाड़ी तेंदुए, कस्तूरी हिरण, ये कस्तूरी हिरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भोरल, हिमालयी ताहर, लाल पांडा के बारे में भी पूछा जाता है। हिमालयी मरमाट, सीरो, गोरल, भौंकने वाला हिरण, आम लंगूर के बारे में पूछा जाता है। हिमालयी काला भालू के बारे में पूछा जाता है। बादलों का तेंदुआ, पत्थरदार बिल्ली, तेंदुए बिल्ली, जंगली कुत्ता और तिब्बती भेड़िया, होंग हेजर के बारे में पूछा जाता है। बिंटू रोग, जंगल बिल्ली और सिवेट बिल्ली, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है। सिक्किम एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश राज्य है या देश नहीं, राज्य है, तो राज्य में क्या है, यहाँ सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से कृषि की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय और पीनशिक आदि की खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, संपूर्ण भारत में इलायची की सबसे अधिक उपज सिक्किम में ही होती है। राज्य में प्रमुख रूप से तांबा, डोलामाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अब्रक, लोहा और कोयला आदि खनिजों का खनन किया जाता है। सिक्किम में कठिन भूक्षेत्र के कारण कोई हवाई अड्डा नहीं था, लेकिन फिलहाल में एक हवाई अड्डा बन गया है और समीपतम बागडोगरा हवाई अड्डा है। राज्य का पशु जो है वो लाल पांडा है। मैंने आपसे सिक्किम के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि आपके पास और जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को थोड़ी देर तक अवश्य देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या अच्छाई है और क्या इसमें हमें बताने की आवश्यकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।